हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की डेट आ चुकी है और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में लाखों भक्त बाबा केदारनाथ धाम दर्शन करने को जाने वाले हैं। ऐसे में बहुत से लोग जो पहली बार यात्रा करने वाले हैं, उनको कोई भी जानकारी नहीं है, तो उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं कि कैसे आपको पूरा टूर प्लान करना है। तो आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे आपको बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा प्लान करनी चाहिए। आपको वहां पे रुकने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं मिलेंगी, घोड़े, खच्चर, पालकी के क्या रेट होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत से भक्त हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, तो कैसे वो हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर सकते हैं। इस बार चार्जेस वगैरह भी बढ़ चुके हैं, हेलीकॉप्टर के चार्जेस भी बढ़े हैं, रुकने की जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उनके भी चार्जेस बढ़ गए हैं। तो जो बढ़े हुए चार्जेस हैं वो चार्जेस क्या है, कितने दिन की आपको ट्रिप प्लान करनी है, अगर आप हरिद्वार पहुंचने के बाद प्राइवेट टैक्सी करके जाते तो उनके चार्जेस क्या होंगे। तो कंप्लीट जानकारी आज आपको हमें इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली। वीडियो को आखिर तक देखिएगा अगर आप बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाने वाले हैं तो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला। छोटी से छोटी सभी जानकारी आज आपको हमारे इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। आपको कहीं और जाके दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपनी यात्रा की तैयारी कैसे करनी। तो जितने भी भक्तों को यात्रा पे जाना होता है, सबसे पहले उनको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बिना यात्रा का रजिस्ट्रेशन आप केदारनाथ धाम की यात्रा के साथ साथ चारों धाम की यात्रा पे नहीं जा सकते। लेकिन मैं अभी आज बात कर रहा हूँ केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। तो सबसे पहले आपको प्लान करना है कि जिस डेट में आपको जाना है उस डेट के आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन तरीके से। अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं भाई, तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही है, आप इस पे चले जाइए और डायरेक्ट जाके आप अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, यात्रा का जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे भाई, तो एक चीज आपको बता दूं मैं कि आधार कार्ड पे जिस नंबर से आपका ओटीपी आता होगा भाई, क्योंकि इस बार ई-केवाईसी के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो आपका जो आधार कार्ड है, जिस नंबर से रजिस्टर्ड हो आधार कार्ड का जो ओटीपी आता है, उसी नंबर से आपका यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है भाई, तो आधार कार्ड के बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आप बहुत आराम से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑफलाइन तरीके। जैसे आप मान लीजिए ऑनलाइन तरीके से अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप कैसे यात्रा पे जा पाएंगे। तो जो लोग यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में ऑफलाइन तरीके से काउंटर बनाए जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होती है ऑफलाइन तरीके से जब आप जाएंगे यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप पहले से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद अपनी यात्रा प्लान करिए। तो अब बात करते हैं आपको अपनी यात्रा की शुरुआत कैसे करनी है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको अपनी यात्रा प्लान करनी है, और इसके लिए आपको सबसे पहले पहुंचना पड़ेगा ऋषिकेश या फिर हरिद्वार। भारत के सभी मुख्य शहरों से सीधे बाई ट्रेन आप हरिद्वार ऋषिकेश आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाई बस आना चाहते हैं, अगर आपके शहर से बस है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए, तो आप बाई बस भी हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आ सकते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले जाना होता है सोनप्रयाग, क्योंकि मुख्य रूप से सोनप्रयाग से ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होती है और यहीं से आगे 21 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है बाबा केदारनाथ धाम मंदिर। और सोनप्रयाग की जो दूरी पड़ती है वो हरिद्वार से लगभग 230 किलोमीटर के आसपास पड़ती है और ऋषिकेश से लगभग 210 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आप सोनप्रयाग 3 तरीके से जा सकते हैं और इसी केस से भी आप 3 तरीके से जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार पहुंचने के बाद आप कैसे जा सकते हैं। तो सबसे सस्ता तरीका है बाई बस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के आप जैसे ही बाहर निकलेंगे बाई ट्रेन, तो सुबह सुबह 4 बजे से सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं और जो बस का चार्ज होता है भाई वो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच में होता है और कभी कभी 800-900 रुपए भी बस वाले चार्ज कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस समय यात्रा पे कितने भक्त जा रहे हैं, कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है। तो 500 रुपए से लेकर 700 रुपए आप मान के चलिए कि आपको बस में चार्ज देना पड़ेगा हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए। और जो बसें जाती हैं भाई, अब वो सोनप्रयाग नहीं जाती। सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले एक जगह पड़ती है सीतापुर तक बस जाती है। उसके बाद आपको पैदल ही सोनप्रयाग तक जाना पड़ेगा, मतलब 500-700 मीटर आपको पैदल चल के सोनप्रयाग जाना पड़ता है। ये तो बात हो गई अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो 3-4 लोग ग्रुप में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बस से अच्छा होता है हरिद्वार पहुंचने के बाद जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, आपको वहां पे बहुत सारी ट्रेवल एजेंसियां बनी हुई है। ट्रेवल एजेंसियों के पास जाके आप प्राइवेट कार की बुकिंग कर सकते हैं। और प्राइवेट कार की जो बुकिंग का चार्ज इस बार होने वाला है भाई, तो अगर आप 5 सीटर कार करेंगे तो लगभग 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी कार की बुकिंग होने वाली है अगर आप 5 सीटर करेंगे। और अगर आप 7 सीटर कार करते हैं, मतलब इनोवा हो गया, जाइलो हो गया, कोई भी 7 सीटर कार अगर आप करेंगे, तो भाई इसके लिए आपको लगभग 5500 रुपए से लेकर 6000 रुपए के हिसाब से पर डे का चार्ज देना पड़ेगा।
और इसके अलावा वहां पे अगर आप सिर्फ ड्रॉपिंग लेते हैं तो बहुत सारी सुमो सफारी टाइप गाड़ियां जाती हैं जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1000 रुपए का चार्ज करती हैं और आपको 6 से 7 घंटे में हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचा देती थी। इन तीनों तरीकों से आप हरिद्वार से सोनप्रयाग बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। बात करते हैं जो लोग प्राइवेट कार करके जाएंगे तो उनको कितने दिन की यात्रा प्लान करनी, मतलब कितने दिन के लिए गाड़ी आपको बुक करनी है। तो जो लोग वहां पे टूर ऑपरेटर है वो 3 दिन में ही बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करा देते हैं। पहले दिन वो आपको लेके जाएंगे, सोनप्रयाग ड्रॉप करेंगे, दूसरे दिन आप सोनप्रयाग से ऊपर जाएंगे बाबा केदारनाथ मंदिर में, तीसरे दिन आप दर्शन करके नीचे आएंगे और उसी दिन आप हरिद्वार के लिए वापस आ जाते हैं। तो 3 दिन के लिए लगभग भाई 12-13 हजार रुपए, कई बार 15 हजार रुपए तक चार्ज कर देते हैं अगर भीड़ बहुत ज्यादा। अगर भीड़ कम है भाई तो फिर आपका ये जो ट्रिप है 3 दिन का वो 12,000 से लेके 12,500 में भी बन जाता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जब आप गाड़ी की बुकिंग करेंगे भाई तो पहले आप तय कर लेना कि 3 दिन लगे या फिर 4 दिन लगे। आप कंफर्म रेट बता दीजिए कि एग्जैक्ट कितना लेंगे। कई बार होता है 3 दिन के लिए गाड़ी का चार्ज बताता है और चौथे दिन जब आपका लग जाता है, बाई चांस भीड़ बहुत ज्यादा होती है, दर्शन नहीं होते, तो भाई चौथे दिन का जो चार्ज है वो ऐड कर देते हैं, जिससे आपका 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है। तो ये आपको गाड़ी बुकिंग करते समय ही कंफर्म कर लेना है कि भाई कितने में गाड़ी की बुकिंग करनी, चाहे 3 दिन में यात्रा हो पाए चाहे 4 दिन में हो पाए। तो गाड़ी बुक करते समय आपको ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब देख सकते हैं आपके लिए कौन सा तरीका सही, किस बजट में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो सुबह सुबह आप आराम से निकलिए और निकलने के बाद आप शाम तक पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। रास्ते में आपको देवप्रयाग पड़ेगा जहां पे 2 नदियों का संगम होता है। इसके अलावा पूरे जो रास्ते हैं पहाड़ी, एक से एक नजारे आपको देखने को मिलेंगे और आप काफी अच्छे से एंजॉय करते हो। शाम तक आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको रुकने की व्यवस्थाएं देखनी है। अगर आप बाई बस जा रहे हैं तो आपको सीतापुर जाना है, सीतापुर में आपको रुकने की व्यवस्थाएं देखनी। और अगर आप बाई कार जाएंगे तो मैं एक सजेशन दूंगा कि आप सोनप्रयाग ना पहुंच के सीतापुर में ही स्टे कर ले, क्योंकि सीतापुर थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़े ज्यादा होटल, थोड़े ज्यादा गेस्ट हाउस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको कम बजट में रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। अगर बात करें, अगर आप स्टार्टिंग के समय में जाएंगे भाई तो 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक आपको रूम के चार्जेस लगने वाले हैं सीतापुर में। और गौरीकुंड में भाई स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो 3000 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक भी चार्ज लगने वाले हैं स्टार्टिंग के दिनों में अगर आप यात्रा पे जा रहे हैं। बहुत से लोग आपको बताते हैं भाई कि 1000 रुपए में रूम मिलेगा, 500 में मिलेगा, 800 रुपए मिलेगा। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा पे जा चुके हैं कमेंट करके बताएंगे जरूर कि मैं सही जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपको बताया कि भाई 2000 रुपए में केदारनाथ की यात्रा हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल अब के दौर में नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी हम बात कर रहे थे रुकने की। तो रुकने के लिए आप सीतापुर में रुक सकते हैं, सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बहुत सस्ते में रुकना चाहते हैं तो एक सस्ता ऑप्शन आपको मिलता है सोनप्रयाग में, डोरमेट्री। डोरमेट्री में आपको 500 रुपए में रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। इनमें आपको एक बेड दिया जाएगा, गद्दा दिया जाएगा, कंबल रजाई दिया जाएगा और आप आराम से रात भर यहाँ रुकिए और सुबह सुबह आपको जाना होता है यात्रा पे। तो आप डोरमेट्री में रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन है तो, लेकिन अगर आप फैमिली में तो भाई आपके लिए रूम ही सही रहेगा, क्योंकि अगर आप 5-6 लोग जाएंगे तो भाई एक रूम में रुकेंगे तब भी 3000 रुपए का खर्च आएगा। अगर आप डोरमेट्री में लेकर रुकेंगे तब भी आपका 3000 रुपए के आसपास खर्च आ जाएगा 5 से 6 लोगों को। तो ये तो बात हो गई रुकने की क्या व्यवस्थाएं। इसके अलावा सोनप्रयाग में ही आपके पास जितना एक्स्ट्रा लगेज होता है, बहुत से लोगों को ना लगेज की प्रॉब्लम आती है कि एक्स्ट्रा लगेज कहाँ रखेंगे। बहुत से सवाल भी लोग करते हैं कि एक्स्ट्रा सामान आपको कहाँ रखना है। तो सोनप्रयाग में भाई जगह जगह पे आपको क्लॉक रूम वगैरह बने हुए। क्लॉक रूम में आप अपना सामान रख सकते हैं। सामान रखने के लिए जो आपके साथ बड़ा ट्रॉली बैग होगा भाई उसमें आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। छोटे बैग के लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। और जो चार्ज लेते हैं आपसे भाई 48 घंटे के लिए लेते हैं, मतलब 2 दिन की। आप जब एक दिन जाते हैं, एक दिन दर्शन करके वापस आते हैं तो 2 दिन का ही लोग चार्ज करते हैं। तो आप अपना एक्स्ट्रा सामान पूरा सोनप्रयाग में रख देना है यात्रा शुरू करने से पहले, और आपको दूसरे दिन सुबह सुबह जाना है यात्रा करने के लिए। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात करें तो सोनप्रयाग में आपको छोटे छोटे होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सीतापुर में भी छोटे छोटे होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे भरपेट खाना खा सकते हैं। 150-200 रुपए का खाना होता है, इसमें आपका भरपेट खाना मिल जाता है और शुद्ध खाना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा हाई फाई जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई सोनप्रयाग में रुकने की। अब बात करते हैं जो लोग ऋषिकेश से आएंगे भाई, तो ऋषिकेश से आने वालों के लिए भी सेम प्रोसेस होता है और चार्जेस भी लगभग सेम ही रहने वाले हैं। बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत से लोग बाई फ्लाइट आना चाहते हैं। तो जो लोग बाई फ्लाइट आना चाहते हैं भाई ना, वो आएंगे देहरादून। देहरादून पहुंचने के बाद वो बाई बस, बाई टैक्सी वो अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं या फिर ड्रॉपिंग भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया आप कैसे सोनप्रयाग पहुंचेंगे। सोनप्रयाग में
कैसे रुकेंगे। बात करते हैं सोनप्रयाग पहुंचने के बाद आपको बाबा केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने कैसे जाना है। तो जिस दिन आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे आप आराम से सोनप्रयाग में रुकिए, खाना पीना खाइए और सो जाइए। और सुबह सुबह आपको उठना है 2 से 3 बजे उठ जाना है। मैं इसलिए चीजें बता रहा हूँ भाई कि जब आप 2 या 3 बजे उठेंगे, अगर आप सीतापुर होंगे तो 1 घंटे आपको लग जाएगा सोनप्रयाग पहुंचने में। और सोनप्रयाग से आपको जाना होता है गौरीकुंड, जो लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और गौरीकुंड से ही बाबा केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। तो गौरीकुंड जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से वहां के जो लोकल लोग हैं वो टैक्सी चलाते हैं, जो लोग टैक्सी चलाते हैं उन्हीं की टैक्सी आगे जाती है। अगर आप अपनी कार या बाइक लेके गए हैं तो आपको उसके लिए सोनप्रयाग और सीतापुर में पार्किंग देखने को मिलेगी। पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिसके लिए आपको 100 रुपए, अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो 100 रुपए देना पड़ेगा, अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो 50 रुपए देना पड़ेगा। ये लास्ट के चार्जेस इस साल अगर बढ़ जाते हैं भाई तो इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। तो आप अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी करेंगे, फिर उसके अलावा आगे आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड उनकी जो लोकल गाड़ियां चलती वहां की वहीं से जा पाएंगे। तो आप 50 रुपए का चार्ज देंगे और आप पहुंच जाएंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड। और गौरीकुंड पहुंचने के बाद ही आपके यहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। गौरीकुंड पहुंचने के बाद जितने भी भक्त पैदल यात्रा करना चाहते हो अपनी पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन बहुत से भक्त ऐसे भी होते हैं जो घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो वो लोग घोड़े, खच्चर, पालकी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, सुबह सुबह लाइन लगने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही लंबी लाइन लगती है भाई सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए भक्तों की। सुबह का समय होता है, हजारों श्रद्धालु लाइन में लगते हैं और लिमिटेड गाड़ियां वहां पे चलती है, तो भीड़ काफी किलोमीटर तक की लग जाती है, जिसमें से 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तक आपको लाइन में लगना पड़ सकता है सिर्फ टैक्सी के लिए 5 किलोमीटर तक के लिए। इसीलिए मैंने बताया आप 2 से 3 बजे उठ के लाइन में लगे, तब आप जाके 6-7 बजे गौरीकुंड पहुंच पाएंगे। गौरीकुंड पहुंची, वहां पे गौरी माता मंदिर बना हुआ है। गौरी माता मंदिर में जाके आप दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद यहाँ से पैदल यात्रा की शुरुआत करिए। और अगर आप घोड़े, खच्चर से जाना चाहते हैं तो घोड़े वाले वहां पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो आपसे 2500 रुपए से लेकर 2800 रुपए चार्ज करते हैं, जो गवर्नमेंट का रेट है। और इसके अलावा अगर आप पालकी से जाना चाहते हो 10 से 12 हजार रुपए पालकी वाले भी आपसे चार्ज करते हैं, जो कि गवर्नमेंट का रेट है। लेकिन वहां पे जब आप पहुंचेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वहां पे आपसे लोग अनाप शनाप चार्ज करते हैं। अगर भीड़ बहुत ज्यादा है तो घोड़े, खच्चर वाले आपसे 4-4 हजार रुपए भी चार्ज करते हैं, 5-5 हजार रुपए भी चार्ज करते हैं। इससे बचने के लिए आपको वहां पे प्रीपेड घोड़ा, पालकी, पिट्ठी काउंटर बना होता है, वहां जाइए। गवर्नमेंट की तरफ से वो काउंटर होता है, वहां पे आपको पर्ची कटानी, पर्ची कटाने के बाद आप अपनी यात्रा कर सकते हो। तो वहां पे आपको गवर्नमेंट रेट जो फिक्स करती है उसी रेट पे आपको घोड़े, खच्चर, पालकी वाले मिल पाते हैं। तो आपको गवर्नमेंट रेट से अगर यात्रा करनी है तो आपको थोड़ा सा इधर उधर ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं इस यात्रा पे तो। और अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो भाई आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं। अब बात कर लेते हैं उन भक्तों के लिए जो घोड़े, खच्चर, पालकी से ना जाके अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। तो बाबा केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर की यात्रा 3 जगह से कराई जाती है। पहला है सिरसी, दूसरा है फाटा, तीसरा है गुप्तकाशी। तो इन 3 जगहों से हेलीकॉप्टर की यात्रा कराई जाती है और यहीं से भक्त सीधे जाते हैं और दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं। और ये जो तीनों स्थान पड़ते हैं वो बाबा केदारनाथ मंदिर से काफी पहले ही पड़ जाते हैं। अगर आप गुप्तकाशी से अपने लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराते हैं तो लगभग 45 किलोमीटर पहले ही आपको ये जगह पड़ती है केदारनाथ मंदिर से। तो यहीं से आपको हेलीकॉप्टर से जाना होता है और फिर यहीं पे आप वापस आ जाते हैं। मतलब रास्ते का 45 किलोमीटर आपको सिर्फ व्यू देखने को मिलेगा बाई हेलीकॉप्टर, आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। चार्जेस की बात करें तो गुप्तकाशी से लगभग इस बार आपको 8800 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। चार्जेस भाई इस बार बढ़ चुके। और सिरसी से भाई लगभग 22 किलोमीटर की दूरी बचती है, तो यहाँ पे इस बार आपको 6200 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा और करीब 6000 रुपए के आसपास का चार्ज आपको फाटा से भी देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस बढ़े हुए हैं भाई, 6000 से लेके 6500 रुपए आप मान लीजिएगा सिरसी फाटा से, और 8500 रुपए के आसपास आप चार्ज मान लीजिए गुप्तकाशी से। तो आपको अपना हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करने के लिए आप जो अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको वहां पे बाई हेलीकॉप्टर का मोड चुनना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन भी लगेगा। जिन भक्तों के पास अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग नहीं कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर की टिकट बुकिंग करने के लिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे और यहीं से जाके आपको अपने हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग करनी है। इसके अलावा आप बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आजकल देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि चारों धाम यात्रा बुकिंग, हेलीकॉप्टर यात्रा की बुकिंग, जो कि अभी खुली ही नहीं भाई, वो 1 अप्रैल से खुलने वाली है। उसी के बाद आपकी यात्रा का जो हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग है वो हो पाएगी। आपको किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसना है, क्योंकि जैसे यात्रा स्टार्ट होती भाई वैसे जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं। वो अपना एडवर्टाइज रन कराते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वहां से लोग
जल्दी के चक्कर में अपना क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर लेते हैं। जब आखिर में वहां पे पहुंचते हैं भाई तो वो टिकट डुप्लीकेट निकल आता है। तो भाई आपको ऐसे किसी भी फ्रॉड में नहीं फंसना है, आपको IRCTC की जो वेबसाइट है ऑफिशियल उसी पे जाना है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है इसी पे जाके आपको अपने ऑनलाइन तरीके से हेलीकॉप्टर की टिकट की बुकिंग कर लेनी। ऑफलाइन तरीके से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वहां पहुंचने के बाद टिकट की बुकिंग मिल पाए। तो ये सबसे अच्छा तरीका है हेलीकॉप्टर से आपको यात्रा करने के लिए। और हेलीकॉप्टर से टिकट जब आप बुकिंग करेंगे तो आपको स्लॉट मिलता है कि किस स्लॉट समय में आपको जाना है और किस स्लॉट के समय में आपको वापस आना है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आप सेम डे की वापसी भी रख सकते हैं और नेक्स्ट डे की वापसी भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वन साइड का टिकट अगर आप करना चाहते हैं भाई तो बहुत मुश्किल में आपको वन साइड की टिकट की बुकिंग मिल पाएगी, क्योंकि लोग आने और जाने दोनों तरफ का ही करते हैं। तो ये तो बात हो गई जो लोग हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करना चाहते हैं। तो अभी हमारी जो यात्रा है वो गौरीकुंड से शुरू हो चुकी है और अधिकतम लोग पैदल यात्रा करते हैं। अधिकतम लोग पैदल यात्रा करने के बाद रामबाड़ा पहुंचते हैं, छोटी लिंचौली पहुंचते हैं, बड़ी लिंचौली पहुंचते हैं, फिर पहुंच जाते हैं बेस कैंप, फिर पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ मंदिर। और इस प्रोसेस में ना जो लोग पैदल यात्रा करते हैं भाई ना पूरा दिन लग जाता है। अगर आप सुबह सुबह 6 बजे आप यात्रा शुरू करेंगे तो लगभग आप ये मान के चलिए कि शाम को 5 बजे तक ही आप बाबा केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंचेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सभी भक्त बाबा केदारनाथ मंदिर पहुंचते तो वहां पे एक नाइट का स्टे सभी को करना ही पड़ता है। तो हेलीकॉप्टर से भी जो लोग जाएंगे वो भी कोशिश करते हैं एक रात वहां पे रुक जाएं और दूसरे दिन वापस आए, लेकिन बहुत से लोग वापस चले आते हैं उसी दिन। इसके अलावा सभी लोग जो पैदल जाएंगे घोड़े से, खच्चर से, पालकी से, सभी लोगों को भाई एक नाइट का स्टे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं वहां पे स्टे करने के लिए आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको केदारनाथ मंदिर जाने के बाद जो एक नाइट का स्टे करना है वो कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं आपको रुकने के लिए मिलती हैं। तो वहां पे आपको मुख्य रूप से 3 तरीके से रुकने की व्यवस्थाएं मिलती है। एक तो बेस कैंप में रुकने के लिए आपको सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं। बेस कैंप केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है और उसके बाद लोग यहाँ रुकते हैं और फिर जाके दर्शन करते हैं। और इसके अलावा मंदिर के पास में आपको होटल वगैरह बने हुए तो वहां पे आप रुक सकते हैं। इसके अलावा GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से आपको जगह जगह टेंट सिटी बनाई जाती है, उनमें भी आप रुक सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अगर आप बेस कैंप में लोकल लोगों के टेंटों में रुकना चाहते हैं तो कैसे रुकेंगे। तो आप जैसे ही बेस कैंप पहुंचेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको ऑफर करेंगे भाई हमारे टेंट में रुक जाइए, हमारे टेंट में रुक जाइए, जिसके लिए आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से 400 रुपए से लेकर 600 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। इससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आपको डरवा देते हैं कि भाई नहीं आपको रुकने की व्यवस्था नहीं मिलेंगी। तो प्रॉपर तरीके से बहुत ज्यादा टेंट लगाए जाते हैं केदारनाथ यात्रा पे आने वाले भक्तों के लिए, रुकने की व्यवस्थाएं उनको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई अगर आप प्राइवेट सेक्टर में रुकना चाहते हैं। तो बात करते अगर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम की जो वहां पे टेंट सिटी बनाई जाती है, जो कॉटेज बने उनमें रुकना चाहते हैं तो कैसे रुक सकेंगे। तो भाई इसके लिए गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, जो GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम की वेबसाइट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इस पे आपको चले जाना है gmvnonline.com। इस पे जाके आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। कुछ जो वहां पे डोरमेट्री बनाई जाती है उनकी बुकिंग ओपन है और कुछ डोरमेट्री की बुकिंग जो है वो ओपन होनी बाकी है। तो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बराबर चेक करते रहना कि कब इनकी वेबसाइट पे बुकिंग ओपन हो रही है। अगर चार्जेस की बात करें भाई तो यहाँ पे मुख्य रूप से 5-6 टेंट सिटी बनाई जाती हैं। तो इनमें आपको 600 रुपए जो ग्राउंड बेडेड होता है, मतलब जो जमीन पे गद्दा लगा होता है, आपको एक स्लीपिंग बैग देते हैं, उसमें आपको 600 रुपए से लेकर 900 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। और कुछ डोरमेट्री बनाई जाती है जिनमें लोहे के एंगल पे बेड पड़ा होता है एक के ऊपर एक। तो इसमें आप अगर रुकते हैं तो इसके लिए आपको 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और बुकिंग आपको पहले से ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, ऑफलाइन तरीके से वहां बिल्कुल भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके अलावा वहीं पे स्वर्गारोहणी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहां पे आपको पूरा एक कॉटेज दिया जाता है 4 लोगों के लिए। तो अगर आप इसकी बुकिंग करना चाहते हैं भाई तो इसके लिए आपको 8400 रुपए से लेकर 9000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अधिकतम बार भाई ये बुकिंग में जो बना हुआ है कॉम्प्लेक्स ये फुल ही रहता है, तो बहुत कम लोगों को यहाँ पे रुकने के चांसेस मिल पाते हैं। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट से आप बुकिंग करते हैं, मान लीजिए आपको बुकिंग नहीं मिलती तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको बेस कैंप पहुंचने के बाद रुकने की व्यवस्थाएं पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। बात करते हैं बहुत से लोग मंदिर के पास में रुकना चाहते हैं भाई, तो मंदिर के पास में भी बहुत सारे होटल बन गए हैं, पिछले 2 सालों में बहुत सारा निर्माण भी वहां पे हुआ है, तो आप वहां पे भी रुक सकते हैं। लेकिन चार्जेस की बात करें भाई ना तो 5000 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक भी चार्ज हो सकता है अगर आप मंदिर के आसपास रुकते हैं, क्योंकि उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। शुरुआत के दिनों में तो बहुत ज्यादा महंगाई भी आपको देखने को मिलने वाली। तो अगर आप 1-2 लोग हैं तो भाई आप
बेस कैंप में रुक जाइए, 1000-1200 में आप रुक जाएंगे। आप जाइए, सुबह सुबह उठिए, 3 बजे जाके लाइन में लग जाइए। आपको 6 से 7 घंटे लग जाएगा दर्शन करने में। दर्शन करने के बाद आप वापस आ जाइए बेस कैंप। तो सबसे अच्छा तरीका पैसे बचाने का यह है कि आपको दर्शन करने के लिए बेस कैंप में ही रुकना चाहिए। और अगर आपके पास पैसे हैं, आप पैसे पर्याप्त मात्रा में खर्च कर सकते हैं भाई, तो आपकी इच्छा, आप मंदिर के आसपास 8-10 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई रुकने की। अब बात करते हैं आपको दर्शन कैसे करना है। तो अभी जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप बेस कैंप रुके हैं तो सुबह सुबह आपको 3 बजे उठना है, आराम से यहाँ पे नहाना धोना है। आपको 100 रुपए बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी मिल जाता है। आप जाइए, आराम से गर्म पानी खरीदिए, स्नान करिए, जाके लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद भीड़ बहुत ज्यादा होती है केदारनाथ धाम में। अब हमेशा भीड़ बनी रहती है। सिर्फ जो जुलाई अगस्त का महीना होता है बरसात के समय, इस समय आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी हर समय आपको इस यात्रा पे भीड़ देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा भक्त बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा करने जाते हैं। तो जो ऑफ सीजन, पीक सीजन का जो एक मुद्दा हुआ करता था भाई, वो लगभग खत्म हो चुका है। और बरसात में लोग जाते नहीं, इसलिए अगर आप बरसात में जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इस समय आपको जाना नहीं, तो इस समय ही यहाँ पे सन्नाटा होता है। तो आप सुबह सुबह उठिए, आराम से नहाइए धोइए, जाके लाइन में लग जाइए। लाइन में लगने के बाद आपको 6 से 7 घंटे बाद बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन हो जाते हैं। दर्शन करिए आराम से। आप अगर फोटो वगैरह खींचना चाहते हैं, आप वहाँ पे फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं। और अगर आप प्रसाद वगैरह लेना चाहते हैं भाई, तो वहाँ पे 251 से लेके 1001 रुपए तक प्रसाद आपको मिल जाता है। तो आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। दर्शन करने के बाद आप मंदिर से बाहर आइए। मंदिर से बाहर आने के बाद अगर आप चाहें तो भैरव बाबा मंदिर बना हुआ है, 1 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग करके जाते हैं आप, वहां जाके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और दर्शन करने के बाद अगर आप चाहें तो 1 नाइट का और स्टे कर सकते हैं। अगर आप बाई बस गए हैं तो बेस कैंप में आप 2 नाइट का स्टे करिए। हमारे हिसाब से वो ज्यादा सही रहेगा। बहुत से भक्त होते हैं जो हड़बड़ी में यात्रा करते हैं भाई, जब आप जा ही रहे हैं, सिर्फ आपको केदारनाथ ही घूमना है, तो आप आराम से जाइए, दर्शन करिए, 2 नाइट का स्टे कर लीजिए भाई। और थोड़ा बहुत आपको आनंद आ जाएगा। वहाँ का जो वेदर होता है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है ना भाई, वो बहुत ही अच्छी होती है। फिर तीसरे दिन आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं अगर आप बाई बस आए हैं तो। और अगर आप बाई कार आए हैं तो भाई, जिस दिन आप बाबा केदारनाथ में दर्शन करेंगे उसी दिन आप नीचे वापस आएंगे। और उसी दिन आपका जो टैक्सी वाला है वो आपको हरिद्वार लाके ड्रॉप कर देगा। और